तो कोल्हापुर में एक आपका ब्रेक हो सकता है। और नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कहीं आप टूर जाते हो तो टूर जाने से पहले आपको अपना रूट किस तरीके से प्लान करना है, कौन सी चीज़ें जो है वो आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है और इस तरीके से आपको अपना रूट प्लान करना है। इसके अलावा इस चैनल पर मैं बहुत सारे अभी टूर्स के ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है मेरा खुद का प्लानिंग जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मेरे सारे टूर्स प्लान करने के टाइम पे किस तरीके से कौन सी चीज़ें देखने के बाद मैं अपने टूर्स को प्लान करता हूँ, तो ये मेरा पूरा पर्सनली व्यू है। अगर आपके पास इससे अच्छा या इससे बेटर या इसके जैसा कोई अच्छा सिमिलर वे है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट करने के बाद। कहीं पर भी टूरिंग पे जाने के पहले आप लोगों को अपना टूर का एक डेस्टिनेशन चूज़ करना पड़ता है। तो एज अ वी मुंबई लवर्स या मुंबई कर्स हम लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है एक लोकेशन जो कि मे बी शायद से आपको पता होगा। एनी गेस? अगर आपके पास कोई गैस नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि गोवा। मोस्टली मुंबई से सब बहुत सारे लोग राइडर्स आप बोल सकते हो कि गोवा जाते हैं और गोवा का प्लान इंक्लूड होता है। यस, मैं अभी तक गया नहीं हूँ, उसका भी एक रीज़न है जो कि मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊँगा। लेकिन अभी हम लोग प्लान करते हैं तो प्लानिंग में सबसे पहले मैंने अपना डेस्टिनेशन चूज़ किया है गोवा। और गोवा जाने के लिए कितने रूट्स है, क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, यानी कि पीसी के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जाने वाले हैं गोवा, तो ये अभी मेरा सिस्टम है और मेरे सिस्टम में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं गोवा का प्लानिंग किस तरीके से करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से गूगल मैप ओपन कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैप्स। और यहाँ पे मैं अभी सर्च करता हूँ गोवा। तो गोवा में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो चाहिए वो, आप पणजी बीच जाना चाहते हो या आप कहीं पे जाना सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जगह है वहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। और अभी मेरे यहाँ से ये चीज़ कितना दूर है, तो मैं यहाँ से डायरेक्शन देता हूँ। मैं थाने में रहता हूँ तो थाने वेस्ट से ये कितना दूर है, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे एक आइडिया मिल गया कि मेरा लोकेशन जो है वहाँ से लेके गोवा, जो कि मैं पणजिम जाने वाला हूँ, तो वहाँ से ये कितना दूर है। तो यहाँ पे मुझे फ़िलहाल एक ही रूट बता रहा है और वो रूट के हिसाब से मुझे ये बता रहा है कि मैप कम से कम मुझे अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से 11 आवर्स और 15 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। इसके अलावा कोई और रूट है? तो पहला तो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऑफ कर लेने हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप ट्रेन से इससे नहीं जाने वाले हो। आप मोबाइल से आप चेक करोगे तो आपको बाइक का ऑप्शन भी मिलेगा, तो बाइक का ऑप्शन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कार पे चूज़ किया तो मुझे रोड से जाने वाले यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। एक तो लोनावला से होते हुए पुणे से सातारा, और ये रूट दिख रहा है। दूसरा वैसे ही जगह पे मेरे पास एक रूट है, जैसे आपको पता रहेगा कि ये चिपलून वाला रूट है। और ये रूट काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूचर में फास्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गोवा एक्सप्रेस हाईवे बनने वाला है। अभी इस पर काम चल रहा है बहुत जगह पे। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये रूट 550 किलोमीटर है, फिर भी 13 घंटे बता रहा है। लेकिन ये रूट ऑलमोस्ट 576 किलोमीटर, यानी कि 25 किलोमीटर ज़्यादा होने के बावजूद भी ये रूट फास्ट बता रहा है, 11 आवर्स बता रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि ये रूट पे बहुत जगह पे येलो मार्क्स है। तो अगर मैं ये रूट देखूँ तो यहाँ पे दिख रहा है येलो येलो मार्क्स है। ये येलो मार्क्स का मीनिंग क्या होता है? ये नॉर्मल माइनस का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी चेक पोस्ट लगा हुआ है पुलिस का, तो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हो तो बीच में आपको पुलिस पकड़ लेगा, आपको आगे नहीं जाने देगा। पर अब अगर यहाँ पे आप देखो तो जैसे आपको यहाँ पे रास्ते पे बहुत जगह पे येलो मार्क्स दिख रहे हैं, राइट। तो ये येलो मार्क्स का मतलब है कि पहला चीज़, या तो रोड ख़राब है और रोड ख़राब होने की वजह से आप आगे नहीं जा सकते, या फिर आपका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। तो ये ट्रैफिक के लिए नहीं है। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि ये ट्रैफिक के लिए है। फिलहाल वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से अभी कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक तो नहीं होगा। लेकिन ये ट्रैफिक वाला लाइन नहीं है, ये इसीलिए है ताकि रोड ख़राब है। अब मे भी हो सकता है कि कार के लिए ये इसमें ज़्यादा टाइम लगे, आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगे। गूगल मैप जो टाइमिंग सजेस्ट करता है वो जस्ट एन एवरेज के हिसाब से होता है कि एवरेज बंदा अगर गाड़ी चलाएगा तो रोड के हिसाब से लाइक 60 किलोमीटर पर आवर या 70 किलोमीटर पर आवर, तो आपको इतना टाइम लगेगा। आप मे बी अगर आप इससे थोड़ा फास्ट चला सकते हो तो जल्दी भी पहुंच सकते हो। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मेरे पास गोवा जाने के लिए दो रूट है, और अभी इन दोनों रूट में से कौन सा रूट मुझे चूज़ करना है, ऑफ कोर्स आप जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ये वाला रूट ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। लेकिन क्या हो सकता है कि सुबह उठ के आप जब देख रहे हो और गूगल मैप आपको बता रहा है कि ये रूट से जाओ, जो कि आपको 13 घंटे देगा, और ये रूट आपको 14 घंटे दे रहा है, तो गूगल मैप हमेशा आपको यही सजेस्ट करेगा। और अगर आपने सिर्फ यही रूट स्टडी किया है
तो आपको तकलीफ हो सकता है। तो आप यहाँ से कहीं पर भी जा रहे हो, लेकिन आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि दोनों भी रूट आप सही तरीके से चेक कर लो, और दोनों भी रूट में क्या क्या चीज़ें आती है वो आपको चेक करनी है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फ्यूल स्टॉप्स, यानी कि अगर आप अपने घर से निकलने वाले हो और आपने अपने गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल किया है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा डोमिनार है, तो डोमिनार के हिसाब से मुझे पता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मेरे पास फुल टैंक होगा तो वो 300 किलोमीटर बहुत ईजिली चला जाएगा। इसके बाद आगे जाने के बाद में भी हो सकता है कि मेरे एफआई में प्रॉब्लम हो, तो मुझे कहीं न कहीं पे फ्यूल स्टॉप के लिए रुकना पड़ेगा। तो लाइक जैसे ये आपको रूट दिख रहा है, इस रूट के बीच में मुझे शायद से 2 स्टॉप लेने पड़े या फिर शायद से मुझे 3 स्टॉप लेने पड़े, डिपेंड, क्योंकि ये मुंबई टू गोवा तो ज़्यादा बड़ा रूट नहीं है जहाँ पे आपको 2-3 दिन के लग जाए। सिंगल आप एक दिन के अंदर ये चीज़ क्लियर कर सकते हो। ऑफकोर्स ये 11 आवर से ज़्यादा ही बड़ा रहेगा, क्योंकि आप बीच में स्टॉप्स लोगे, आप खाने के लिए रुकोगे, आप जितना अच्छा आप कार में जा सकते हो उतना अच्छा बाइक पे नहीं जा सकते। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि लाइक कुछ किलोमीटर बाद, तो उसके रिगार्डिंग पे मैं आपका आता हूँ कि कब आपको कौन सा टाइम पे ब्रेक्स लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप रूट देख रहे हो, तो रूट देखने के टाइम पे आपको सबसे पहले तो सिटी वाला एरिया देखना है। तो सिटी वाला एरिया आप स्टडी कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपने कहीं पे पेट्रोल नहीं दिया है या नहीं भरा है तो आप ये सिटी एरिया में कहीं पर भी जा सकते हो। फिर यहाँ पे जाने के बाद मेरे पास 2 रूट आते हैं, नहीं कि नॉर्मल में जाऊँगा तो मेरे पास 2 रूट आएंगे। एक्चुअली ये एक्सप्रेस वे है, तो ये पुणे का एक्सप्रेस वे बता रहा है, लेकिन हम लोग बाइक से जाने वाले हैं तो ये रूट काम में नहीं आएगा। अगेन ये चीज़ जो लोग मुंबई से जाने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जाने के बाद आपको कौन सा रूट सही लगेगा। तो जैसे आप ये रूट देख रहे हो तो कभी कभी जूम करके भी देख लो कि कहीं पे कुछ है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे एक ब्रिज है, तो आप ज़्यादा जूम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पे कुछ, जैसे यहाँ पे होटल है, यहाँ पे ढाबा है, ये बीच में कोई चीज़ आ रहा है। तो टाउन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप देखते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ टाउन जैसा सिस्टम लग रहा है मुझे, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि आपको अगर फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे हो, आपको पता है कि आप यहाँ से निकलने वाले हो और आपका बाइक कहीं पे इसके आसपास में पंचर हो गया, अगर आपको पता है कि अरे मैं थोड़ा आगे जाऊँगा तो लाइक 20-30 किलोमीटर बाद तो एक टाउन है या फिर एक विलेज है, तो आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगा जो आपको चाहिए। इसीलिए हमेशा रूट पे ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी चाहिए कि कहाँ पे सिटी या ये चीज़ आने वाला है। और ऑफ कोर्स अगर कहीं बीच में सिटी आएगा तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल आपको एटीएम मिल जाएगा, बराबर। अगर आपको कुछ रहने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए चाहिए, आपका दोस्त है या किसी का बाइक ख़राब हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ है, तो आपको ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। और इवन अगर आप थोड़ा सा जूम या ऐसा कुछ करोगे तो आपको शायद से पेट्रोल पंप और ये सब चीज़ भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया आ गया, फिर यहाँ पे फरसान मार्ट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप जब सर्च करोगे, आप जब और भी जूम करके देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हर एक जगह पे क्या क्या है। तो ऑलवेज सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हमेशा आप जब जूम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके ब्रेक पॉइंट्स, राइट। तो जैसे मैंने अभी इसके थोड़ा टाइम पहले बताया कि आपके ब्रेक पॉइंट्स कहाँ पे है, तो ये एक रूट है, ये एक रूट है, तो दोनों रूट आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद ब्रेक पॉइंट्स, तो फॉर एग्जांपल कि आप थाने से स्टार्ट करने वाले हो और आप यहाँ से जा रहे हो, या फिर आप मुंबई से स्टार्ट कर रहे हो, नवी मुंबई से स्टार्ट कर सकते हो, कहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ कितना दूर जाना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक देखता हूँ तो यहाँ पे एक मेन सिटी आता है पुणे, राइट। ऑफ कोर्स अगर आप ये रूट से जाओगे तो मेन आएगा पुणे। तो अगर आप पुणे पे जाओगे तो पुणे के आसपास आप एक ब्रेक लेने का सोच सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से निकला और सिटी के ट्रैफिक की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तो मैं लोनावाला में एक ब्रेक ले सकता हूँ। लोनावाला में ब्रेक लेने का एक खास ये है चीज़ है कि आप लोनावाला के कुछ पॉइंट्स भी देख सकते हो, अगर आसपास कहीं पे रुके और अच्छे पॉइंट्स है तो डिपेंड्स। और दूसरा चीज़ है कि आगे जाके बीच में रास्ते में कुछ देखने जैसा है नहीं, ये मैं गया हूँ इसलिए मुझे पता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं गए हो तो आप लोनावाला सर्च कर सकते हो कि वो प्लेस कैसा है। तो जैसे मैं यहाँ पे न्यू टैब पे सर्च करता हूँ कि यहाँ पे लोनावाला में कुछ है क्या देखने जैसा, अगर मैं जा रहा हूँ तो लोनावाला में यहाँ पे ऑप्शंस है, तो ये मुझे मैप बता रहा है। जैसे मैं मैप पे जाते देखता हूँ, अगेन लाइक आप दूसरा मैप देख सकते हो। और लोनावाला में मैं यहाँ पे गया तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है, मेरा हाईवे यहाँ पे है, तो हाईवे के नज़दीक में शायद से ये वालवान डैम है। तो अगर मैं हाईवे से थोड़ा सा कुछ राइट लेफ़्ट मार लूँ
तो मुझे ये डैम देखने मिल जाएगा। अगेन ये चीज़ आपका एक ब्रेक पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप भी दिख रहा है, तो अगर किसी ने पेट्रोल नहीं भरा तो यहाँ पे पेट्रोल भी भर सकता है। और या फिर आपने सोचा है कि मैं लाइक सुबह निकलूँगा यहाँ से, और यहाँ से नवी मुंबई से होते हुए या थाने से निकलते हुए तो कितने किलोमीटर्स होने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देखता हूँ तो अब मुझे पता चल जाएगा कि ये कुछ 83 किलोमीटर है। तो मेरा पहला ब्रेक पॉइंट रहेगा यहाँ पे 83 या 90 किलोमीटर्स के बाद लोनावला, राइट। लोनावला के बाद जैसे मैं अगर ये मैप यूज़ कर रहा हूँ तो ये मैप यूज़ करने वाला ऑफकोर्स मैं इधर रुकूंगा तो मैं पुणे तो नहीं रुकने वाला, लेकिन नेक्स्ट स्टॉप मेरे पास कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं भी हो सकता है कि मैं सातारा में रुक सकता हूँ अपने एक सेकंड पॉइंट के लिए, यानी कि लंच के लिए या कुछ भी। तो लंच के हिसाब से ये कितना दूर है, तो जैसे गूगल मैप के हिसाब से ये बता रहा है कि यहाँ पे मुझे जाने के लिए 2 घंटे लगेंगे। यानी कि अगर मैं सुबह 3 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास निकलता हूँ तो मैं कम से कम 6-7 बजे के आसपास लोनावाला में पहुँच जाऊँगा। तब मुझे यहाँ पे अच्छा ब्रेकफास्ट मिल सकता है, राइट, और चाय भी मिल सकता है सुबह का। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है मेरा स्टॉप सातारा। तो लोनावाला से सातारा कितना दूर है, तो फॉर एग्जांपल ये सब चीज़ें मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे अभी मैं सर्च करता हूँ सातारा। तो सातारा मुझे यहाँ पे बता रहा है, और अगेन मैं यहाँ से डायरेक्शन देखता हूँ कि लोनावाला से ये कितना दूर है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो अभी मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा बता रहा है। अब ये डिस्टेंस है कुछ 3 घंटे और 5 मिनट अगर मैं ये पुणे वाले रूट से जाऊँ, अगर ये बाकी के अदर और एडिशनल रूट नहीं लूँ तो डिपेंड करता है कि बीच में कुछ अच्छा देखने लायक है तो आप अपना वो रूट चेंज कर सकते हो। लेकिन जैसे मुझे ये रूट बता रहा है कि 3 घंटे बाद मैं पहुंच सकता हूँ, यानी कि मुझे कंटिन्यू 170 किलोमीटर्स या फिर 175 किलोमीटर्स राइड करना पड़ेगा। तो मैं जब यहाँ से प्रिपेयर हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि रूट प्लानिंग चल रहा है, राइट। तो मुझे सुबह में निकला था 3-4 बजे और 2 घंटा लगा मुझे लोनावाला पहुँचने के लिए। डिपेंड्स, ये स्पीड कम ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से हो सकता है, लेकिन पकड़ लो 6-6:30 बजे के आसपास तक आप पहुँच गए लोनावला। लोनावला में आपने पकड़ लो कि 30 मिनट्स का ब्रेक लिया जिसमें आपने फ्यूल टैंक अपना फुल करवा लिया, जो भी चीज़ था आपने वो सब कर लिया यहाँ पे 30 मिनट्स के आसपास, 30 मिनट 40 मिनट्स के आसपास। और पकड़ लो कि अभी 7-7:15 बजे आप यहाँ से निकलने वाले हो, तो 3 घंटे बाद आप सातारा पहुँचोगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ से निकलने वाला था 7-7, 7:15 पकड़ लो, और 3 घंटे 3.5 घंटे मुझे लगेंगे। डिपेंड्स, अगेन ये राइड मतलब ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू सिर्फ पुश ही करते जा रहे हो, बीच में आपको कहीं पे पी ब्रेक है या एनीथिंग है तो आपको रुकना पड़ेगा, राइट। तो ये 3 घंटे के 4 घंटे भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से निकले थे 7-7:30 बजे और आपको सातारा पहुँचने का टाइम है 11, 11:30, 12 बजे। डिपेंड्स लाइक अगेन आपके ऊपर कि आप कितना अच्छे तरीके से बाइक चलाते हो। तो सातारा में आपका लंच ब्रेक हो सकता है क्योंकि आप 11, 11:30, 12 बजे यहाँ पे पहुँचोगे। तो अगेन ये आपका एक अगेन ये बिग हॉल्ट हो सकता है आपका। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना बड़ा ब्रेक लेना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है सातारा के बाद कि आपको नेक्स्ट चीज़ कहाँ पे आएगा। तो मैं यहाँ पे रूट देख रहा हूँ, तो सातारा के बाद आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाड़ है, या फिर आप यहाँ पे कराड़ है, या फिर आप यहाँ पे जाने के बाद आपके पास एक सिटी आता है जिसका नाम है कोल्हापुर। अगेन अगर आपको कोल्हापुर में ब्रेक लेना है तो आप कोल्हापुर में ब्रेक ले सकते हो, यानी कि इवनिंग ब्रेक आपका। तो मैं सातारा से यहाँ पे सर्च करके देखता हूँ कि कोल्हापुर का कितना टाइमिंग या कितना ड्यूरेशन लगेगा। अगेन वो हाईवे वाला चीज़ है, आप बीच में अंदर तो जाने नहीं वाले, लेकिन ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से कौन से रूट से जाना है। तो फॉर एग्जांपल आप सातारा से निकल रहे हो और सातारा से जाते हुए आप जाने वाले हो यहाँ पे, तो गूगल मैप के हिसाब से ये 120 किलोमीटर वाला लाइक रूट है और जिसमें आपको 2 घंटा लगेगा। तो अगेन मैं ये एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि बीच में अगर आपने पिछली बार फ्यूल स्टॉप नहीं लिया रहेगा और बाइक पुश किया रहेगा, आप सातारा से आगे चले गए, तो मे भी हो सकता है कि आप कोल्हापुर में रुक सकते हो। तो अगर आपका वहाँ पे लंच करने का ब्रेक नहीं है तो आप लाइक 2 बजे 3 बजे तक आराम से कोल्हापुर पहुँच सकते हो, और कोल्हापुर में आप अपना एक अगेन ब्रेक ले सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंटिन्यू पुश करना सही नहीं है, आपको कहीं पे जाके ब्रेक तो लेना ही चाहिए। तो आपने कोल्हापुर में अपना ब्रेक रख लिया। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपका राइडिंग स्टाइल क्या है, आपका बाइक क्या है और किस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो कोल्हापुर में एक आपका ब्रेक हो सकता है, और किसी रीज़न की वजह से अगर आपको कुछ कोल्हापुर में देखना है तो आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो। अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट चीज़ आपका रूट के हिसाब से कोल्हापुर के बाद अगर आपको जाना है तो कोल्हापुर से पंजिम कितना दूर है। तो मैं यहाँ पे कोल्हापुर सर्च करता हूँ और यहाँ पे पंजिम गोवा सर्च करता हूँ। तो कोल्हापुर से पंजिम लाइक अगेन ये कुछ 200 किलोमीटर ही है, पर आई थिंक सो क्योंकि ये रूट ऐसा है लाइक ट्विस्टिस वाला रूट है, यानी कि पहाड़ वाला चीज़ है। अगर आप देख सकते हो तो देखो यहाँ पे किस तरीके से रूट है। तो ये रूट के वजह से आपको
5 घंटे लगने वाला है। तो ये मेन रूट वाला प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ज़्यादा टाइम लगने वाला है तो सिर्फ यहीं पे लगने वाला है। तो मेक श्योर कि आप जब ये रूट पे एंटर करो उसके पहले आप अच्छे तरीके से रेस्ट लेके फ्रेश हो जाओ और फिर ऐसे रूट पे जाओ, क्योंकि ऐसे रूट में ब्रेक्स और हॉल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। यस, आपको व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और जैसे लाइक आप यहाँ पे जा रहे हो अंबोली घाट, तो ये अंबोली घाट आई थिंक सो ये बहुत फेमस है अगेन पुणे जाने के टाइम पे। तो सनसेट पॉइंट है, तो अगर आप शाम के आसपास यहाँ पे पहुँचोगे तो आप सनसेट व्यू भी देख सकते हो। अगेन डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम के हो, और ज़्यादा रात किया ज़्यादा रात हो जाएगा तो यहाँ पे इसी जगह पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो थोड़ा बहुत जल्दी निकल जाओ, जितना जल्दी हो सके उतना। व्यूज़ सारे इंपोर्ट सब देखते हुए आप ये सब करते हुए एक बार सिटी में एंटर हो गए तो आप रात को 8-9 बजे तक भी राइड कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से जस्ट एन एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अगर मैं निकला कुछ अभी तो करंट टाइम के हिसाब से मुझे यहाँ पे पहुँचने के लिए 11 बजेगा, सॉरी 11 घंटे लगेंगे या 11.25 घंटे लगेंगे, पकड़ लो 12 घंटे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर शाम के 5 बजे मैं निकल रहा हूँ तो कल सुबह के 5 बजे मैं वहाँ पर पहुँचूँगा कंटिन्यू, अगर मैं बाइक चलाऊँ तो। और जैसे आपको पता है कि हम लोग कंटिन्यू बाइक नहीं चलाते, हम लोग राइडिंग करते हैं इंजॉयमेंट और ये सब चीज़ों के लिए। तो ऑलवेज मैं इस तरीके से जाऊँगा। अच्छा, जैसे एक और चीज़ है रूट प्लानिंग के साथ कि बीच बीच में होटल्स भी देखा करो। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं सबसे बेस्ट और इंटरेस्टिंग इंडिया के राइड के लिए जो है वहाँ पे मैं आपको देखता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं जाने वाला हूँ थाने से लद्दाख राइड पे, थाने, और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ लद्दाख, राइट। तो अगर मैं ये रूट प्लान कर रहा हूँ यहाँ से, तो ऑफकोर्स ये बहुत बड़ा रूट है, राइट, लाइक 2500 किलोमीटर वाला रूट है। तो ऑफकोर्स ये रूट मैं एक दिन में तो नहीं कर सकता। और मैं यहाँ से अगर जा रहा हूँ, और जस्ट एन एग्जांपल कि मैं दिन में 500 किलोमीटर कवर अप करने का सोच रहा हूँ अपने माइंड में, तो मुझे ये रूट कवर करने के लिए 5 दिन लगेंगे। तो अगर मुझे ये रूट कवर करने के लिए 5 दिन लगने वाले हैं तो ऑफकोर्स इसमें एक चीज़ ये है कि 5 दिन के बीच में मुझे 5 रात रुकनी पड़ेगी, कहीं पे रेस्ट करना पड़ेगा। तो आपके टॉपिक्स चेक कर लेने हैं आपको। फॉर एग्जांपल कि मैं पहले यहाँ से निकलूँगा तो वडोदरा तो बहुत नज़दीक है, लेकिन इसके आगे कोई अच्छा लाइक फॉर एग्जांपल अगर अहमदाबाद वाला रूट पे जाने वाले हो तो अहमदाबाद आप देख सकते हो ओवरनाइट स्टे करने के लिए, और फिर आप अपना ये रूट से कंटिन्यू कर सकते हो। फिर ये रूट निकलेगा यहीं से सेम राजस्थान से होते हुए। तो बीच में लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे या फिर एक स्टेट के हिसाब से कोई अच्छा जगह आता है तो वहाँ पे आप ओवरनाइट स्टे करने का देख सकते हो। और बीच में कोई अच्छा होटल आने वाला है कि नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने छोड़ दिया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जा रहे हो तो आपको ये सब चीज़ आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे एटीएम्स चाहिए तो मे बी शायद से एटीएम्स ये टाइम पे है। यहाँ पे टोल प्लाज़ा है तो टोल प्लाज़ा के आसपास हमेशा भीड़ होता है, राइट। तो उसके आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ब्रेक लेना है एनीथिंग तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा जब आप रूट प्लानिंग करने वाले हो तो। और हर एक चीज़ आपको एक चीज़ याद रखना है, लिख के भी रखना है, अपने मोबाइल में भी रखना है, और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर देना है। इन किसी केस रीज़न ये हो सकता है कि अगर वो टूट गया, ऐसा कुछ हो गया, या फिर आपका मोबाइल का चार्जिंग ख़राब हो गया, या ऐसा कुछ हो गया लाइक पेपर फट गया, ऐसा थिंग, तो आपको वो चीज़ हेल्प करेगा। ओके, तो इतना ही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। तो लाइक जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो उसके आसपास में सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से गोवा जा रहा हूँ तो गोवा जाने के बीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जगह आती है जहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा या फिर वो देखने लायक जगह है। तो आपको वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए जब आप मैप सर्च कर रहे हो या जब लोकेशन सर्च कर रहे हो। तो इसके बाद सेकंड चीज़ ये है कि ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में भी बताया था कि ऑफलाइन मैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जा रहे हो और किसी रीज़न के वजह से आपका इंटरनेट यूज़ नहीं या फिर काम नहीं कर रहा है, तो आप वैसे सिचुएशन में क्या करोगे? वैसे सिचुएशन में कहीं पर अटक जाओ और फिर फंस जाओ। उसके मुकाबले ये अच्छा चीज़ है कि आप ऑफलाइन मैप देख लो, और ऑफलाइन मैप से आपको हमेशा उसमें से लाइक आपको कहीं पे जाना है तो आप इजीली पहुंच सकते हो विदाउट इंटरनेट भी। तो पहले तो गूगल मैप एक सबसे बेस्ट ऐप है, आप यूज़ कर सकते हो, आपके मोबाइल में ऑलरेडी रहेगा। उसको समझना थोड़ा सा एक लाइक एक्सपीरियंस वाला चीज़ है, तो आप थोड़े टाइम बाद ऑफकोर्स उसको समझ जाओगे। लेकिन एक अगर मैं आपको बताऊँ तो उसके अलावा एक और ऐप है जो कि सिर्फ iOS यूज़र या फिर जिनके पास आईफोन रहेगा, उसके बाहर बहुत ही ज़्यादा हवा आ रहा है, तो बाहर जिसके पास आईफोन रहेगा उसके पास एक और ऐप है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि आई मैप या फिर एप्पल का खुद का मैप। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। एक्चुअली मुझे सबसे इजी लगता है और सबसे बेस्ट लगता है गूगल मैप, पर आप डिपेंड करता है, आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो मैप्स प्रोवाइड करती है, तो आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
इन सब चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, और वो है वेदर। तो जैसे आपने देखा कि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, तो वैसे ही सेम चीज़ आपको वेदर का भी ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं निकलने वाला हूँ कौन से भी टाइम पे, लेकिन रास्ते के बीच में ये हो सकता है कि शायद से ऐसा वेदर का फोरकास्ट है कि बारिश ज़्यादा आने वाला है, तो मुझे पहले से अपना रेनकोट बाहर निकाल के जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लाइक बहुत धुंध होने वाला है, तो मे बी ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है कि आप सुबह के जगह पे शाम को जाओ, या फिर आप कहीं पे जा रहे हो तो उस चीज़ का इंतज़ाम करके जाओ। तो इसीलिए वेदर फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप अपना टूर का प्लानिंग करते हो तब। तो वेदर फोरकास्ट आप नॉर्मली अपने मैप पे चेक कर सकते हो, या फिर एक्यू वेदर है, और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको वेदर बताते हैं कि लाइक ऑफ कोर्स सुबह का मेरा माहौल, मैं सुबह ये टाइम पे जे किया, शाम को ये टाइम पे निकलने वाला हूँ, तो ये टाइम पे मुंबई में या फिर आपके जो भी लोकेशन है वहाँ पे वेदर ये होगा। फॉर एग्जांपल मस्त धूप खिला होगा, या फिर लाइक अंधेरा होगा, या फिर लाइक क्लियर स्काई होगा। और फिर उसके बाद लाइक आप जिस जगह पे पहुंचने वाले हो, या फिर कितना जगह पे आप कौन सा टाइम पे पहुंचने वाले हो, वो टाइम पे ये वेदर होगा। ऑफ कोर्स वेदर को सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, 100% इसको कोई भी ये बता नहीं सकता कि ये टाइम पे ये ही होगा या वो टाइम पे यही होगा। लेकिन आप पहले से प्रिपेयर होकर जा सकते हो वेदर के हिसाब से। अगर ज़्यादा ठंडी होगी तो ठंडी के हिसाब से आप अपने अपने क्लोथ्स लेके जा सकते हो। फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ से लेह के लिए आप जा रहे हो, तो रास्ते में गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है जो कि ज़्यादा आपको हॉट लगेगा, तो आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब मैं आप लोगों को कुछ छोटे छोटे टिप्स देने वाला हूँ जो कि आपको अपने राइडिंग प्लान या राइडिंग जो रूट है उसमें हेल्प करेंगी। तो उसमें से सबसे पहला ये है कि आप अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से जानते हो, राइट। तो अगर आप अपने आप को सबसे बेस्ट तरीके से जानते हो तो आपको ये पता होगा कि मैं दिन में इतने इतने किलोमीटर जा सकता हूँ, उसके बाद मुझे ब्रेक लगेगा, राइट। तो आपको अपने राइडिंग स्टाइल के हिसाब से ब्रेक्स या जो पॉइंट्स है वो डिसाइड करने हैं। इसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि आपका राइडिंग बाइक कौन सा है, जो भी आप बाइक राइड करने वाले हो वो कौन सा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं कोई भी बाइक पे चला जाऊँ और फिर मैं फॉर एग्जांपल राइड करने वाला हूँ, तो मैंने एक स्पीड डिसाइड कर लिया है और फिर मैं इतना स्पीड पे जाने वाला हूँ, तो मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपका बाइक जो है वो लेवल का नहीं है, या फिर आपका बाइक उससे ओवर पावर है। डिपेंड्स ऑन यू कि लाइक आपका राइडिंग स्टाइल क्या है और आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं डोमिनार चला रहा हूँ, तो डोमिनार के हिसाब से मुझे पता है कि मैं 82 लेके 100 किलोमीटर्स तक जा सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन हाईवे और किस तरीके का लोकेशन है ऑफकोर्स। लेकिन मैं इतने स्पीड में राइड करता हूँ तो मुझे पता है कि मेरा एक स्पीड क्या रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि मैं कंटिन्यू अगर 2 घंटा राइड करूँ तो मैं 100 किलोमीटर कवर कर सकता हूँ कि नहीं। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा राइडिंग स्टाइल, इसके अलावा मेरा बाइक कौन सा है और मेरा बाइक उस चीज़ को अलाउ करेगा कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं 100 या उससे मुझे एक अच्छा रास्ता मिल गया जहाँ पे मैं 100 से ज़्यादा पुश करना चाहूँ, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? येस और नो। तो ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। और राइडिंग स्पीड आपका क्या रहना चाहिए, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ से गोवा जाने तक का एक रूट है, तो गोवा यहाँ से कुछ 600 किलोमीटर दूर है, जस्ट एन एग्जांपल। तो यहाँ से अगर मैं गोवा जाना चाहता हूँ तो मैं अगर 100 किलोमीटर डे कंटिन्यू तो नहीं चला सकता, राइट। तो बीच में कोई एक पैच ख़राब आएगा, एक पैच अच्छा आएगा, तो मुझे वो किस तरीके का राइडिंग स्पीड लगेगा। तो जैसे मुझे एक अच्छा हाईवे या अच्छा जगह मिलेगा जहाँ पे मैं अपने बाइक को भगा सकूँ, तो मैंने अपने हिसाब से डिसाइड किया कि मैं 102 लेके 110 की स्पीड में जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस चीज़ में अपने बाइक को सबसे बेस्ट कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने अपना राइडिंग स्पीड डिसाइड कर लिया। इवन जब आप सिटी से बाहर निकलने वाले हो या फिर आप कभी राइड स्टार्ट करने वाले हो, ये भी आपका राइडिंग रूट आपको बता देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जैसे आपको बताया यहाँ से गोवा जाना है मुझे, तो गोवा जाने के टाइम पे कौन सा टाइम पे निकलना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि चलो गोवा निकलने या गोवा जाने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल सुबह का टाइम बेस्ट रहेगा। तो सुबह अगर मैं निकलूँगा तो शाम को मैं पहुँचूँगा कि नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों को बोला है कि अगर आप बिगिनर राइडर हो तो दिन में राइड करो, ना कि रात में। तो जैसे ही आप कहीं पे जाने वाले हो तो आपको वो उसके हिसाब से सोचना है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर दिन में निकलूँगा तो दिन में मुझे 6 बजे 7 बजे निकलना है, या फिर 7 बजे निकलने के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, तो आपको कौन सा टाइम सही रहेगा। तो आपके रूट के हिसाब से देखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2-3 बार रूट चेक कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि शाम को इस रूट पे बहुत भीड़ है, सुबह इस रूट पे बहुत भीड़ है, तो मुझे एक आइडिया आ जाएगा कि ये कौन से टाइम पे होना चाहिए। प्लस मैं हमेशा आपको यही बोलूँगा कि वीकडेज पे अपना रूट का प्लानिंग करो, ना कि वीकेंड पे। तो वीकेंड पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, वीकडेज पे आपको कभी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आप मंडे सुबह निकल जाओ तो आप जल्दी जा सकते हो। यस, आप ये कर सकते हो कि सैटरडे संडे जा सकते हो, लेकिन अगेन ट्रैफिक आपको हाई मिलेगा। उसका रीज़न है कि बहुत सारे लोग ये टाइम पे राइड करते हैं। सो दैट्स इट, मेरी ओर से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट।
अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी राइडिंग के और टूरिंग के बहुत सारे टिप्स आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टे सेफ।